नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 67 को। यह आपकी 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक वनस्पति में विविधता के क्या कारण होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के विनाश के क्या कारण है, प्राकृतिक वनस्पति से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ओके, और साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति का हम वर्गीकरण करेंगे। भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है: सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इन सबको हम समझेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती है और कहाँ पर ये पाए जाते हैं। सेकंड जो पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, उसमें हम वन्य प्राणियों की बात करेंगे। वन्य प्राणी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वन्य प्राणियों की विविधता के क्या कारण है, उनके विनाश के क्या कारण है और सरकार इनके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। ये सब कुछ हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। जहाँ तक इस वर्कशीट की बात है तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के कारण क्या है और बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वनों से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले बात की जाए तो भारत एक विशाल देश है। यह आप 6th क्लास से 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। विशाल देश किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे, एरिया के आधार पे। हम विश्व में 7वें स्थान पर आते हैं क्षेत्रफल के आधार पे। 6 देश हमसे बड़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले रशिया आ जाता है जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। उसके बाद कनाडा आ जाता है जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। उसके बाद यूएसए आ जाता है जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। उसके बाद चाइना आ जाता है, ये भी भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। उसके बाद ब्राज़ील, ये भी भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। और उसके बाद आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। और 7वें स्थान पर आ जाते हैं हम। ठीक, तो भारत एक विशाल देश है। अब विशाल देश होने के कारण एक नेचुरली सी बात है कि विविधता अधिक पाई जाएगी। अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस के पेड़ पौधे भारत में पाए जाएंगे और इसीलिए भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक आता है। अब ये जैव विविधता क्या है? जैव विविधता है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जैव जमा विविधता यानी किसी स्थान पर जीवों की यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और जीवों की जो विविधता पाई जाती है उसे बोलते हैं जैव विविधता। जैसे दिल्ली लगा लीजिए। अब अपने दिल्ली में जितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने प्रकार के जो वन्य जीव पाए जाते हैं, तो वो क्या होगी? वो दिल्ली की विविधता हो जाएगी, जैव विविधता हो जाएगी। तो भारत क्योंकि विशाल आकार वाला देश है तो यहाँ पर 12 विश्व के जो सबसे अधिक जैव विविधता वाले देश है उनमें भारत भी शामिल है। भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। 47,000 प्रकार की प्रजातियाँ, 47,000। कितनी ज़्यादा वेरिएशंस है। ऐसे ही 90,000 के आसपास हमारे यहाँ पर वन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर हम मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो 2,500 के आसपास है। ऐसे ही 15,000 के आसपास अपने यहाँ पर फूलों वाले पौधे हैं, उनकी प्रजातियाँ पाई जाती है। 2,000 के आसपास अपने यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यानी कि जैव विविधता में हम काफ़ी ज़्यादा धनी है। ओके, ये तो बात हो गई कि हम जैव विविधता में धनी है, चलो मान लिया। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की। पहले पार्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति को समझने के लिए जरूरी कि हमें यह पता होना चाहिए कि वनस्पति क्या होती है, वेजिटेशन क्या होती है। वनस्पति मतलब जो घास, पेड़ पौधे वनस्पति है। खेतों में जो फसल उगी है वो वनस्पति है। आपने जो प्लांट लगा रखे हैं पॉट्स में वो वनस्पति है। आपके स्कूल में जितने पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं वो वनस्पति है। जो पार्कों में आपको दिखाई देता है घास भी है वो भी वनस्पति है। ठीक, अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति का वह भाग है जो बिना किसी मानवीय सहायता के, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगने या बढ़ने वाली वनस्पति को हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप जो उगती और बढ़ती है उसको हम प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। ठीक, इसे हम अक्षत वनस्पति बोल देते हैं। अक्षत वनस्पति का मतलब होता है वर्जिन वेजिटेशन, शुद्ध वनस्पति। ओके, पवित्र वनस्पति भी इसको बोल देते हैं। क्योंकि ये शुद्ध क्यों है, अक्षत क्यों है, वर्जिन क्यों है? क्योंकि इसको किसी ने छुआ नहीं है, हमारा प्रभाव नहीं पड़ा है, अपने आप उगी बढ़ी है। तो जैसे अगर हम बात करें फसलों की तो वो वनस्पति है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा। जो आपके पार्क में पेड़ पौधे हुए वो वनस्पति है लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होगी? जो अपने आप उगी बढ़ी है। सड़कों के किनारे घास है वो हो सकती है, कहीं पे कंटीली जो झाड़ियाँ वो अपने आप उगी है तो उसको हम प्राकृतिक वनस्पति कह सकते हैं। या पर्वतीय भागों में, वनों में जो पेड़ पौधे उगते हैं तो वो प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प वहाँ पर नहीं मिली है। ठीक, तो आपके घर में जो प्लांट लगे हैं वो भी वनस्पति है लेकिन वो प्राकृतिक वनस्पति में नहीं आएगा।
प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती और बढ़ती है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है और इसे अक्षत वनस्पति या पवित्र वनस्पति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ये शुद्ध है। ठीक, अब वनस्पति की बात कर लेते हैं। वनस्पति जो शब्द है इसमें वनस्पति जगत, कि जैसे जगत का मतलब हो गया वनस्पति का संसार हो गया, उनकी दुनिया हो गई, तो वनस्पति जगत जो शब्द है उसका अर्थ होता है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जगत में आ जाएंगे, यानी कि इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी आ गई और अप्राकृतिक वनस्पति भी आ गई। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जगत में शामिल होंगे। अब भारत की बात करें तो जैसे ऊपर हमने बात की थी कि भारत में 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, 90,000 प्रकार के लगभग प्रजातियां पाई जाती है वन्य जीवों की। तो इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, इतना ज़्यादा वेरिएशंस क्यों है? तो इसके कारण क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का। तो इसके कई सारे कारण हैं, यहाँ पे हम 5 सबसे इंपॉर्टेंट कारण पता करेंगे। तो सबसे पहला कारण है धरातल या भूभाग। अब देखिए अलग अलग जो भूभाग होता है वहाँ पे अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन होगी। ये तो हो नहीं सकता कि जो पर्वतीय भागों में पेड़ पौधे होंगे वही राजस्थान में हो जाएंगे, मरुस्थलीय भागों में वही तटीय मैदान में हो जाएंगे, वही द्वीप समूह में हो जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ की भूभाग और वो भूभाग और जो पठारी भूभाग है, मैदानी भूभाग है, अलग अलग है। तो इसके कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस पैदा हो गई है। ओके, अगर पूरे देश में एक ही जैसा भूभाग होता तो एक प्रकार की वनस्पति होने के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भूभाग धरातल पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। ठीक, तो पहला कारण हो गया धरातल। दूसरा कारण है मृदा यानी कि मिट्टी। अब विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। भारत की अगर बात करें तो मुख्य तौर पर 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अब अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, उसमें अलग प्रकार की वेजिटेशन उगेगी। काली मिट्टी अलग प्रकार की वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। मरुस्थलीय मिट्टी में अलग प्रकार की वेजिटेशन होती है। तो इसके कारण भी विविध प्रकार की वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती है, यानी कि मिट्टियाँ भी अगर एक प्रकार की होती है तो इतनी विविधता नहीं पाई जाती। तो पहला हो गया धरातल और दूसरा हो गया मिट्टियाँ। तीसरा जो कारण है वो तापमान। अब तापमान पूरे देश में एक जैसा है नहीं है। जैसे दक्षिण भारत की अगर तटीय मैदानों की बात करें तो जो तटीय भूभाग है वहाँ पर वर्ष पर क्या रहता है तापमान, हमारा जो वर्ष पर टेम्परेचर रहता है इस पार्ट में, ये टेम्परेचर एक जैसा रहता है। ठीक, ऐसे अगर हम द्वीप समूह की बात करें यहाँ पे, तो द्वीप समूह में तापमान अलग टाइप का रहता है, इस भाग में अलग टाइप का रहता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें अलग टाइप का रहता है, हिमालय पर्वत की बात करें तो वहाँ अलग टाइप का रहता है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। तो भारत में जो तापमान है उसमें भी विविधता पाई जाती है और इसके कारण भी भारत में वनस्पति में विविधता पाई जाती है, यानी कि जैसा तापमान वहाँ पे अलग टाइप की वेजिटेशन होगी। अपने यहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में बहुत कम होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे अलग टाइप की वेजिटेशन होगी। राजस्थान में अलग टाइप की वेजिटेशन होगी। तो टेम्परेचर है ये भी जैव विविधता का एक मुख्य कारण है। उसके बाद आता है आपका सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश से ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि किस टाइप के प्लांट्स होंगे। तो प्रकाश अधिक समय तक मिलने से वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अब देखिए दक्षिण भारतीय जो इलाका है वो जो भूमध्य रेखा उसके नज़दीक आ जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो हम भूमध्य रेखा से दूर चले जाते हैं, तो यहाँ पे सूर्यताप कम प्राप्त होता है। इसके अलावा जो ढलान होती है, दक्षिणी ढलानों पे सूर्यताप ज़्यादा रहता है जबकि उत्तरी ढलानों पे कम होता है। ठीक, तो इससे भी वनस्पति में विविधता पैदा हो गई है भारत में। तो एक ये भी बड़ा कारण है। इसके साथ साथ वर्षा। अब अधिक वर्षा वाले भाग हैं और जो कम वर्षा वाले भाग हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो तटीय इलाके हैं या पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान है क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा बेहद कम होती है, तो यहाँ कंटीले वन पाए जाते हैं, पत्ते जिनके छोटे होते हैं, जड़ें बहुत लंबी होती है, कंटीली झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वर्षा ये भी जैव विविधता का एक कारण है। तो ये 5 कारण हो जाते हैं, धरातल, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षा, जिसके कारण भारत में वन्य जीवों में भी और वन्य जो वनस्पति है उसमें विविधता पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि वन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आप 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि वनों के लाभ बताइए। तो यहाँ पे हम कुछ लाभ की बात करेंगे। तो पहला ये कि वन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि जिसका रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है।
अब पेड़ पौधे काट सकते हो लेकिन दोबारा भी लगा सकते हो ना। ये नवीकरणीय संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाए रखने में सहायक होते हैं। प्रदूषण को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो एक प्राकृतिक वातावरण है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, एक संतुलन बना रहता है। तो उसके लिए वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं, यानी कि ये बाढ़ को रोकने में सहायक है। दूसरा जो इसका लाभ है, सीधे तौर पे लिख सकते हो कि ये बाढ़ रोकने में सहायक है। तीसरा कारण, ये वर्षा लाने में सहायक है। तीसरा जो लाभ है, जहाँ पर वन अधिक होंगे तो वहाँ टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम रहता है और इससे जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के बाद उसका संघनन संभव हो पाता है, इसलिए ये वर्षा लाने में सहायक है। इसके साथ साथ ये कई उद्योगों के आधार है, यानी कि कई उद्योग है जिनको ये कच्चा माल देते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया और ऐसी इमारती लकड़ी उद्योग जो है, फर्नीचर उद्योग हो गया या पेपर उद्योग हो गया। अब वहाँ कच्चा माल कहाँ से आएगा? वनों से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे आदिवासी समुदाय है वो वनों में ही रहते हैं, तो उनकी जीविका का भी आधार है वो इन्हीं के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ओके, अलग अलग पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। ये पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। पर्यटक है वो प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए वनों की तरफ जाते हैं, तो पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलता है। इससे ये मिट्टी को उपजाऊ क्षमता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो मिट्टी मिलती है और उससे नई मिट्टी का निर्माण होता है, उनकी उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है। ये वन्य प्राणियों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वन्य प्राणी है कहाँ रहेंगे? वनों में ही तो रहेंगे। ओके, तो ये कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हो गए। और भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे लाभ है। वर्षा लाने में सहायक है, ये वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, वन्य प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ओके, तो बहुत सारे कारण हैं जो आप लिख सकते हो, बहुत सारे लाभ है जो यहाँ पर आप बता सकते हो। तो ये था हमारा आज की इस वर्कशीट का कंटेंट। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें देखना है, हल करना है। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न दिया गया, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? ओके, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, लंबे समय तक उस पर कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। ओके, कि जो वनस्पति का वह भाग जो बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगता और बढ़ता है, जिसके ऊपर मानव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम अक्षत वनस्पति कहेंगे। इसको शुद्ध भी कह सकते हो, पवित्र भी कह सकते हो, वर्जिन वेजिटेशन भी कह सकते हो। ओके, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, उसे ही हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है कि वनस्पति जगत से आपका क्या अभिप्राय है, क्या समझते हो आप इससे, ये हमें बताना है। तो वनस्पति जगत जो शब्द है उसका अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से, मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे वनस्पति जगत। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया गया है, हमें बताना है कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारण है वो संक्षेप में हमें बताने। ठीक, तो पांचों कारण हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला कारण है धरातल, अलग अलग भूभाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पैदा होती है और इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो पहला कारण है कि धरातल, कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग धरातल पाया जाता है, इसलिए जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। दूसरा मृदा यानी कि मिट्टी। अब विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कि विविध प्रकार की वनस्पति का आधार बनता है। अब अलग अलग मिट्टी है तो वहाँ पर वनस्पति भी अलग अलग टाइप की पैदा होगी, तो इससे भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक, उसके बाद तापमान, कि विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर पाया जाता है और अंतर के कारण वनस्पति में विविधता आ जाती है। अब जो दक्षिण भारत का तापमान है, पूर्वोत्तर भारत का है, हिमालय का है, राजस्थान का है, तो तापमान में अंतर है ना, डिफरेंस है। तो जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं। ओके, ये भी विविधता की एक बड़ा कारण है। अगर पूरे देश में एक जैसा टेम्परेचर होता तो क्या इतनी विविधता होती? बिल्कुल नहीं होती। ठीक, उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण भी वनस्पति में विविधता पैदा होती है। जहाँ सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो अलग टाइप के होते हैं, ग्रो जल्दी करते हैं, ऊंचाई उनकी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर वनस्पति को सूर्य तप कम प्राप्त होता है वो पौधे कम ऊंचाई वाले होते हैं। ओके, तो ये भी विविधता के कारण है। उसके साथ साथ वर्षा, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि अधिक वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब जो सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? जहाँ घनी वर्षा, ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है।
और जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है वहाँ कौन सी, वहाँ पर्णपाती यानी कि पचड़ी वन पाए जाते हैं। जहाँ राजस्थान जैसे इलाके हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे कंटीले वन पाए जाते हैं। तो वर्षा ये भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करता है। तो ये 5 कारण हैं जिसके कारण भारत में वन्य जीवों और प्राकृतिक वनस्पति में विविधता पाई जाती है। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न है हमें बताना है वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यानी कि हमें बताना है वनों के लाभ। तो काफ़ी सारे लाभ आप लिख सकते हो, तो कुछ लाभ यहाँ पर मैंने दे दिए। पहला, वनों से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है। दूसरा, ये जानवरों के लिए चरागाह उपलब्ध करवाते हैं, जो मैदान मिलते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। तीसरा, वनों के लिए यहाँ पर उद्योगों से क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। ठीक, कच्चा माल उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये भी एक लाभ है। वनों से हमें इमारती लकड़ी और औषधि प्राप्त होती है। वन वर्षा लाने में सहायक है। वन पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ओके, तो कुछ लाभ यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।